हेलो एवरीवन, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने इशू ऑफ शेयर्स में भी यही एक टॉपिक किया था जहाँ पे हम शेयर्स को इशू करते हैं बट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कई बार जो कंपनी होती है वो एसेट परचेज करती है बट उस एसेट के कंसिडरेशन के रूप में वेंडर को पैसे देने की बजाय कंपनी क्या करती है? शेयर इशू कर देती है। उसी तरीके से कंपनी वेंडर से एसेट परचेज करती है लेकिन एसेट के बदले में पैसा देने की बजाय वो उनको डिबेंचर्स इशू कर देती है। तो हम इसको कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ऑलराइट, सो इससे रिलेटेड अब हम कुछ जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहली एंट्री है, जब आप एसेट को परचेज करते हो तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। नॉर्मल एंट्री है, हम 11-12 से ये करते आए हैं। एसेट अकाउंट आपका रियल अकाउंट है तो डेबिट एंड वेंडर्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो वेंडर को, अगर आप इसी एसेट की पेमेंट करोगे तो उसकी एंट्री बनती है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, राइट। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम उनको पेमेंट कैश या चेक के थ्रू नहीं कर रहे हैं, हम उनको डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं इस एसेट के बदले में, ठीक है। तो इसकी एंट्री हमारी बन जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। सिंपल है। अब ये जो हम डिबेंचर्स इशू करते हैं वेंडर को, वो हम एट पार भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम भी कर सकते हैं और एट डिस्काउंट भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अगर आप एट प्रीमियम इशू कर रहे हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। बिल्कुल ही इजी हैं आपकी ये एंट्रीज। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं, इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं, तो ये चीज़ें आपकी और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। इलस्ट्रेशन इस बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर, इशू ऑफ डिबेंचर्स में 4th इलस्ट्रेशन है आपका। 4th इलस्ट्रेशन में क्या कह रहा है कि एक कंपनी ने कुछ एसेट परचेज की हैं जिसकी बुक वैल्यू है 9,90,000 किसी दूसरी कंपनी से, और ये अग्री किया हुआ है दोनों के बीच में कि जो परचेज कंसिडरेशन है उसके लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे बल्कि 11% डिबेंचर्स इशू कर दिए जाएंगे 100 रुपये ईच के। अब हमें ये पता है कि एक डिबेंचर की जो कीमत है वो है 100 रुपये, उसकी वैल्यू, ठीक है। लेकिन कितने डिबेंचर्स, तो ये हम निकाल लेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आप इन डिबेंचर्स को एट पार इशू कर रहे हो, एट डिस्काउंट इशू कर रहे हो या एट प्रीमियम इशू कर रहे हो। तो सबसे पहले हम एट पार पे चलते हैं। तो पहले हम एक बार एसेट को परचेज कर लेते हैं। सन्ड्री एसेट्स, ओके, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स परचेज की है हमने टू वेंडर्स अकाउंट। सो एसेट्स परचेज्ड, यहाँ आप लिख दोगे छोटा सा नोट, एसेट्स परचेज्ड। आपने कितने की एसेट परचेज की है? 9,90,000 रुपीज़। डन। नाउ सेकेंड एंट्री आएगी पेमेंट की एंट्री। तो सबसे पहले हम केस ले रहे हैं एट पार का। आपने 9,90,000 की आपने एसेट खरीदी है, इसके बदले आप डिबेंचर इशू कर रहे हो और एक डिबेंचर की जो वैल्यू है, फेस वैल्यू, वो है 100 रुपीज़। तो कितने डिबेंचर्स आपको चाहिएंगे इस एसेट की पेमेंट करने के लिए? आपको इसके लिए चाहिएंगे 9,900 डिबेंचर्स। तो हम 9,900 डिबेंचर्स फॉर ऑफ 100 रुपीज़ ईच के हम यहाँ पे इशू कर देंगे इस कंपनी को। तो इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। 11% इंटरेस्ट की रेट हम हमेशा लगाते हैं डिबेंचर्स के आगे, डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, ये हो गई पेमेंट 9,90,000 फुल अमाउंट हम पे कर रहे हैं थ्रू डिबेंचर्स। अब आ जाते हैं हम सेकंड केस के ऊपर। यहाँ पे हमें बोल रहा है कि हमें अब 10% डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू करने हैं। अब एक बात ध्यान रखने वाली बात है, एसेट की जो कीमत है वो है 9,90,000। तो चाहे आप डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करो, चाहे आप प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करो, चाहे आप जैसे मर्जी डिबेंचर इशू करो, बट
एसेट के लिए वेंडर को जो आपको पेमेंट करनी है वो 9,90,000 से कम किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो डिबेंचर्स तो थोड़े ज़्यादा डिबेंचर्स आप इशू करोगे, अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो डिबेंचर्स तो थोड़े कम डिबेंचर आप इशू करोगे। तो थर्ड एंट्री हम देख लेते हैं, जब हम डिस्काउंट के ऊपर डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं, एंट्री आपकी बन जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। सो इशू ऑफ डिबेंचर्स, अब कितने डिबेंचर्स आपको इशू करने पड़ेंगे? सो टोटल अमाउंट हमें चाहिए है 9,90,000। 10% डिस्काउंट के ऊपर आप इशू कर रहे हो, 100 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू है, इसका हम इसमें से 10% माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 90 रुपीज़। सो एक डिबेंचर की वैल्यू हो गई अब है 90 रुपीज़। कितने डिबेंचर्स आपको चाहिएंगे यहाँ पे? 11,000। तो यहाँ हम अगर आप डिस्काउंट पे इशू करते हो तो आपको 11,000 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, ये अमाउंट के बराबर आपको अगर उनकी पेमेंट करनी है तो। सो यहाँ पे हो जाएगा वेंडर को कितना दे रहे हैं हम? 9,90,000। ओके, नाउ टोटल आपके डिबेंचर्स है 11,000 और 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है आपका, तो डिस्काउंट की अमाउंट हो गई 1,10,000 और टोटल अमाउंट हो गई ये आपकी 11 लाख। नाउ लास्ट केस देख लेते हैं हम, जब आप प्रीमियम के ऊपर इशू कर रहे हो, तो प्रीमियम पे आप अगर इशू कर रहे हो 10%, यानी 10% आप 110 रुपीज़ का एक डिबेंचर उनको दे रहे हो, तो उस केस में हमें कुछ कम डिबेंचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। सो 9,90,000 को अगर आप 110 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 9,000 डिबेंचर्स। तो अब यहाँ इस केस में हमें सिर्फ 9,000 डिबेंचर्स ही इशू करने पड़ेंगे। सो एंट्री बना लेते हैं हम, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, to 11% debentures account, एंड टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम का पैसा हमेशा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में ही डालते हैं हम, जैसे हम शेयर कैपिटल में नहीं डालते हैं उसी तरीके से हम डिबेंचर अकाउंट में भी नहीं लेते हैं। सो 9,000 डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो। सो टोटल अमाउंट जो आप वेंडर को दोगे वो तो होगी आपकी 9,90,000। 10 रुपये का आपका प्रीमियम है तो आपका 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 ही हो जाएगा 90,000 और बाकी का हो जाएगा आपका डिबेंचर अकाउंट में 9 लाख। ओके, सो ये हमने देखा कि जब भी आप डिबेंचर इशू करते हो एसेट के बदले में उसकी कंसिडरेशन के तौर पे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर आप एट पार इशू कर रहे हो तो किस तरीके से निकालते हैं, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम हम कैसे उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं हम इसी का। सो इस केस में क्या हो रहा है, प्रोमिसिंग कंपनी लिमिटेड है एक, उसने एसेट्स को टेक ओवर किया है, किसी बिजनेस को टेक ओवर किया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों को उसने टेक ओवर किया है। सो 3,50,000 की तो एसेट थी और लाइबिलिटी थी 30,000 की, दोनों को टेक ओवर किया है उसने फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,30,000। तो इतनी वो परचेज कंसिडरेशन एज ए परचेज कंसिडरेशन दे रहा है। सो प्रॉमिसिंग कंपनी लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन। कैसे उसने पे करी है, 12% डिबेंचर्स उसने इशू कर दिए हैं, जिस भी कंपनी की उसने एसेट लाइबिलिटी परचेज की है उसको 100 रुपये का एक डिबेंचर है, ये उसकी फेस वैल्यू है और 10% प्रीमियम के हैं। राइट, अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है, देखोगे उसने एसेट परचेज की है 3,50,000 की, लाइबिलिटीज परचेज की हैं 30,000 की, और वो परचेज कंसिडरेशन दे रहा है 3,30,000। अब मैं सिंपल भाषा में बोलती हूँ, 3.5 लाख की आपने एसेट ली, 30,000 की उसकी लाइबिलिटी आप ले रहे हो। लाइबिलिटी अगर आप दूसरी कंपनी की लोगे तो ये आपकी लाइबिलिटी है और आपको चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो एसेट इतनी है, लाइबिलिटी है, यानी माइनस आपको ये चुकाना पड़ेगा, ये आपको कुछ ऐड नहीं हो रहा है। तो ये हो गया 3,20,000, 3,20,000। अब 3,20,000 रुपये का जो भी था वो आपने परचेज़ किया है, बिजनेस परचेज़ किया है, उसके बदले में आप उनको 3,30,000 रुपये पे कर रहे हो। तो ये जो 10,000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, ये किस लिए पे कर रहे हो? ये 10,000 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उस कंपनी की गुडविल के लिए।
जिसकी आपने एसेट्स और लाइबिलिटी परचेज की हैं, उसकी एक गुडविल थी और उस गुडविल के बदले, गुडविल के लिए आपने ये 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे किए हैं। ओके, सो अगर ये मान लीजिए यहाँ पे एसेट की बजाय, अगर मान लीजिए ये जो बैलेंस आया है आपका एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करके, इससे कम परचेज कंसिडरेशन पे कर रहे होते, तो आपको याद होगा उसको हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं फिर, जो बैलेंसिंग फिगर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आप एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हो, ये आप पे कर रहे हो उस कंपनी की गुडविल के लिए। सो यहाँ पे हमारी जो एंट्री बन जाएगी बिजनेस को परचेज करने की, वो बन जाएगी, एसेट आपने परचेज की है तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, डेबिट टू, आपने उसकी लाइबिलिटीज परचेज की हैं तो सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, देन आपने क्या किया है, उसको जो परचेज कंसिडरेशन आप उनको दोगे, ठीक है, वो आप उनको डिबेंचर्स इशू करके दोगे। तो यहाँ पे हम डालते हैं वेंडर्स अकाउंट, बाद में पेमेंट होएगी तो हम वहाँ पे डिबेंचर डालेंगे, ना कि कैश या बैंक। तो वेंडर का नाम हमें इस क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है, तो जो कि है एक्स लिमिटेड अकाउंट, एक्स लिमिटेड, ठीक है। नाउ यहाँ हम डाल देते हैं जो एसेट की वैल्यू रही है 3,50,000, यहाँ हम डाल देते हैं जो लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है 30,000, यहाँ हम डाल देते हैं जो उनको पेमेंट की जानी है 3,30,000। जो भी बैलेंस आप देख रहे हो वो है गुडविल, बैलेंसिंग फिगर यहाँ हो जाएगी गुडविल अकाउंट 10,000। ये हो गई एसेट को परचेज करने की। अब हम करते हैं इसकी पेमेंट की एंट्री। तो बिल्कुल ही सिंपल एंट्री है। अब आप ध्यान से देखोगे 3,30,000 की अमाउंट आपको चाहिए थी, 100 रुपये फेस वैल्यू है एक डिबेंचर की, प्लस 10% इसका प्रीमियम है, तो 110 के ऊपर आप इशू कर रहे हो। 3,30,000 डिवाइडेड बाय 110, 3,30,000 को आप 110 से भाग कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 3,000। तो आपने 3,000 डिबेंचर 110 रुपये के जब उनको आप दोगे, तब वो जो ये 3,30,000 का आपने उनसे परचेज किया है एसेट और लाइबिलिटी, उसकी वैल्यू पूरी होगी, ठीक है। ये हिसाब किताब हमारा तब कंप्लीट होगा। तो हम ये पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले वेंडर अकाउंट, सो एक्स लिमिटेड अकाउंट, सॉरी पर्सनल अकाउंट है तो इसके आगे अकाउंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्स लिमिटेड डेबिट टू डिबेंचर्स 12% हैं तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट, एंड टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, सो ऑब्वियस सी बात है हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर डालेंगे प्रीमियम की अमाउंट को। सो हम उसको पे करनी है आपको 3,30,000, 3,000 शेयर हैं, 100 रुपये फेस वैल्यू है, तो यहाँ आ जाएगा 3 लाख, और 3,000 शेयर हैं, 10 रुपये प्रीमियम की अमाउंट है, तो यहाँ आ जाएगा 30,000। ये हो गई हमारी पेमेंट की एंट्री। तो यहाँ हो गया हमारा कंप्लीट। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इस टॉपिक का, और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपको कैसे करना है। यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि रिलायंस कॉरपोरेशन है जिसने एसेट परचेज की हैं 5 लाख रुपीज़ की, और लाइबिलिटीज़ ली हैं इन्होंने 90,000 की, एट ए अग्रीड वैल्यू ऑफ 3,80,000। तो इन्होंने टोटल 3,80,000 रुपये की अमाउंट पे अग्रीमेंट आया है दोनों कंपनीज के बीच में, ठीक है। रिलायंस कॉरपोरेशन को कैसे करना है कि वो करेंगी, इसकी जो पेमेंट है वो कैसे होगी, डिवेंचर्स इशू करेंगे 5% डिस्काउंट के साथ फॉर इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द परचेज प्राइस। सो सिंपल सी चीज़ है, देखो एसेट्स परचेज कर रहे हैं आप, टेक ओवर जो की है आपने 5 लाख रुपीज़ की, लाइबिलिटीज़ जो आपने टेक ओवर की हैं वो है 90,000 रुपये वैल्यू की। आप जो उनको एज ए कंसिडरेशन आप पे करोगे, जिस वैल्यू पे आप अग्री किए हो, वो है 3,80,000। सो एसेट इतनी टेक ओवर की है, इतनी वैल्यू की, लाइबिलिटी आपने इतनी वैल्यू की टेक ओवर की हैं, तो लाइबिलिटीज़ आपको पे करनी पड़ेंगी। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी बिजनेस की वैल्यू आपके लिए होनी चाहिए 4,10,000 रुपीज़। इतना आपका बनता था, पर आप उनको पे कितना कर रहे हो, आप उनको पे कर रहे हो सिर्फ 3,80,000 रुपीज़। तो जो बाकी का जो बैलेंस बच गया वो क्या है आपका, यानी जितने का बिजनेस था आप उससे कम की वैल्यू उनको पे कर रहे हो, तो बाकी का बैलेंस हम, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, बाकी का बैलेंस आपका जाएगा
कैपिटल रिजर्व अकाउंट पे। सो एक बार एंट्री बना लेते हैं और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपने परचेज की हैं एसेट्स, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। टेक ओवर की हैं आपने उसकी एसेट्स को। लाइबिलिटीज टेक ओवर की हैं आपने, तो टू लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, आप उनको जो कंसिडरेशन के तौर पे दोगे, जो भी आपका वेंडर होगा, वेंडर का नाम हमें नहीं दे रखा है, तो टू वेंडर्स अकाउंट, उनको आप दोगे 3,80,000। उनकी जो लाइबिलिटीज़ आपने टेक ओवर की है उसकी वैल्यू है 90,000, और जो उनकी एसेट्स आपने टेक ओवर की हैं उसकी वैल्यू है 5 लाख। तो एसेट की वैल्यू, एसेट में से अगर मैं लाइबिलिटी माइनस कर देती हूँ तो उसकी वैल्यू जो बचता है आपकी, उसकी वैल्यू लाइबिलिटीज़ को पे कर देने के बाद जो वैल्यू बच रही है वो आपकी जो एज ए कंसिडरेशन आप उस कंपनी को दे रहे हो उससे ज़्यादा बच रही है। कितनी ज़्यादा बच रही है? 30,000। यानी आप उनको कम पे कर रहे हो 30,000 से। जो आप कम पे कर रहे हो वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में 30,000। अब दोनों साइड का बैलेंस आपका इक्वल हो गया। ठीक है, तो अगर आपको डेबिट में बैलेंस कम पड़ रहा है तो हम उसको गुडविल अकाउंट में डालते हैं, अगर क्रेडिट में बैलेंस कम पड़ रहा है तो हम उसको कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। अब आते हैं इसकी पेमेंट की बारी की तरफ। सो एक जो डिबेंचर आप इशू कर रहे हो, यहाँ पे हम उसको मान के चलते हैं कि वो है 100 रुपीज़ का, 5% आप डिस्काउंट के ऊपर कर रहे हो तो हो जाएगा 95 रुपीज़ का। टोटल अमाउंट आपको जो पे करनी है वो करनी है 3,80,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप करोगे 4,000 डिबेंचर्स को इशू। तो कर देते हैं पेमेंट। वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, एंड टू डिबेंचर्स अकाउंट। टोटल आप वेंडर को पे कर रहे हो 3,80,000। डिस्काउंट है आपका 5%। ठीक है, टोटल आपका बनता है 4 लाख। 5% डिस्काउंट हो जाएगा आपका यहाँ पे 20,000। दैट्स इट। वैसे अगर आप एक बार देखो भी तो 3,80,000 जो अमाउंट है, कैसे निकाला है हमने? 3,80,000 जो अमाउंट है वो ये 5% डिस्काउंट माइनस करने के बाद आनी चाहिए। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं कि जो टोटल अमाउंट होगी, जो भी टोटल अमाउंट होगी वो होगी 100 की वैल्यू, 100 के बराबर। तो जो डिस्काउंट माइनस करके जो वैल्यू होगी वो होगी 95 के हिसाब से, यानी ये जो है वो 95 के हिसाब से है। तो आप चाहो तो इसको सीधा 100 के हिसाब से निकाल लो, तो ये आपका 4 लाख ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चंस। एक इलस्ट्रेशन हम ये रहा, एक इलस्ट्रेशन हमने किया है जहाँ पे हमने सिर्फ सिंपल एंट्रीज की हैं कि हम किस तरीके से डिबेंचर्स को इशू करेंगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम। देन हमने देखा है कि हम अगर एसेट परचेज कर रहे हैं और लाइबिलिटी परचेज कर रहे हैं तो उस केस में अगर डेबिट बैलेंस हमारा बच रहा है, यानी एसेट माइनस लाइबिलिटी करके जो बैलेंस हमारे पास आता है उससे ज़्यादा हम पैसा अमाउंट सामने वाली कंपनी को पे कर रहे हैं, तो उस केस में हम किस तरीके से उसको कहाँ पे लिखते हैं, कौन से अकाउंट के थ्रू हम उसकी एंट्री करते हैं। और अगर मान लीजिए एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करके जो बैलेंस बच रहा है उससे कम हम पेमेंट कर रहे हैं, एज ए कंसिडरेशन उनको पे कर रहे हैं, तो फिर उसकी अमाउंट को हम किस अकाउंट से उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।